गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा घर से पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है, टीच फ्रॉम द होम अ कैंपेन, उसके तहत हम आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी जो टेक्स्ट होती है, इंग्लिश की जो बुक होती है आपकी टेक्स्ट बुक, वहाँ से जो टेक्स्ट होता है, यानी कि आप रीडिंग के लिए 10th क्लास में, +2 में, 9th में, जो भी आप क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हो, चाहे आप बी हाई स्टडी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट फ्लाइट स्टडी कर रहे हो, चाहे आप हॉर्नबिल कर रहे हो, या फिर और कोई टेक्स्ट बुक इंग्लिश की, जो इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, वो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और जिसको आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर दैट, एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द CBSE स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम इतना इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आपको आगे चलकर पता लगेगी जब आप हायर क्लासेज में चले जाओगे, आप ग्रेजुएशन में चले जाओगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे उस टाइम आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी। लेकिन इसका नॉलेज जो है, इसका जो बेसिक नॉलेज है उसका आपको अभी से पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम रहेगा फिगर ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे कि आपको पता है स्पीच का मतलब क्या होता है, टू राइट और से समथिंग, किसी चीज को, अपनी बात को लिखित रूप में या बोल करके व्यक्त करना ही स्पीच होता है। लेकिन इसमें साथ में एक और वर्ड जोड़ दिया है, फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो अक्सर इंग्लिश राइटिंग के अंदर यूज किया जाता है और इसका यूज करने का जो पर्पज होता है वो अपनी जो लैंग्वेज होती है, ऑथर जो लैंग्वेज यूज करता है, राइटर जो लैंग्वेज यूज करता है, वो कॉमन लैंग्वेज को छोड़ करके, यानी आप अगर मान लीजिए कि वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज कर रहा है या ऑर्डिनरी सेंटेंसेस यूज कर रहा है, उनको अवॉइड करके कुछ स्पेशल इफेक्ट पैदा करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें डालने के लिए, ताकि जो उसके रीडर हैं, जो उसकी बुक को रीड करेंगे या उसकी पोइट्री को रीड करेंगे या उसके लिटरेरी वर्क्स को रीड करेंगे, उनका जो अटेंशन है वो ग्रैब करने के लिए वो अपनी राइटिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल, यानी उसको हम ये कहेंगे लैंग्वेज या सेंटेंसेस यूज करता है, तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब अगर हम साधारण भाषा में बात करें, जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, जैसे हम ये कहें कि आप लोग अपनी बॉडी को, अगर आप लोग अपनी बॉडी को दूसरे लोगों की अपेक्षा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे आपको ऑर्नामेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, कुछ आभूषण खरीदने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ सजावट करनी पड़ेगी आपको, ताकि लोग आपकी तरफ ध्यान दें, आपकी तरफ आकर्षित हों। तो ठीक इसी तरीके से जो ऑथर होते हैं, इंग्लिश राइटर होते हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जो उनके रीडर हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं कि अचानक जो ध्यान है उसकी तरफ चला जाए रीडर का, जो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज उसके अंदर लिखी है। तो चलिए, आज हम जो फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं, उनमें खासकर जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है सिमिली का, उसके बाद आता है मेटाफर का, और उसके बाद आता है एलिट्रेशन का। हिंदी में भी आपने पढ़े होंगे, इनको हम उपमा अलंकार वगैरह के नाम से आपने हिंदी में जो पढ़े हैं, ये बिल्कुल उनका इंग्लिश वर्जन है। जैसे सिमिली को हम उपमा बोलते हैं, मेटाफर को हम रूपक बोलते हैं, और एलिट्रेशन को हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही जिस तरीके से हम हिंदी में अलंकारों का प्रयोग भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा को सजाने के लिए, अपने सेंटेंसेस को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी हम इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच का यूज अपनी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच
is something which used by the author to drag the attention of the readers or to produce some great effect, कि कुछ ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए कि जो उसका रीडर है उसका ध्यान उसकी तरफ खींचा चला आए। तो सबसे पहले हम सिमिली के बारे में बात करेंगे। सिमिली क्या होता है? देखिए, जहां सिमिली और मेटाफर की बात होती है, सिमिली और मेटाफर ये ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? कंपेयर करना, तुलना करना। दो चीजें ऐसी हो जहां पर आसपास भी उनकी बिल्कुल कुछ भी चीजें सिमिलर ना हो। अगर सिमिली की बात करें तो सिमिली जो वर्ड है वो सिमिलर से मिलता जुलता है, सिमिलर। सिमिलर मीन्स क्या होता है? एक जैसे, सेम। तो यहाँ ऐसी दो चीजों को कंपेयर करने की कोशिश की जाती है जो अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन एक कॉमन पॉइंट होता है और उस कॉमन पॉइंट के बिहाफ पर हम दो चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि सिमिली है ये? When two different things are compared, I mean to say, when if you have two things and they are not like in nature, they are different to each other, and still we are comparing them. And how can we compare them? We have some denoting words like as, so and like. By using these denoting words, so, as and like, these words are the symbol of simile. If you are finding simile anywhere, then you will have to look for the so, as and like. If you find the so, look and as in a sentence, it means simile is there. On the contrary, metaphor is also a comparison between two unlike things, two different things which are not comparing. But in this figure of speech, we do not use so, as and like. It means we compare the two different things without using the so, as and like. So you can also read the definition of metaphor. One thing refers to the another. इन मेटाफर वन थिंग रेफर्स टू द अनदर। अब देखिए, जो कंपैरिजन है यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सिमिली के अंदर क्या होता है? दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन, एक चीज दूसरे जैसी लगती है। लेकिन मेटाफर में क्या होता है? एक चीज को ही हम दूसरी चीज मान लेते हैं, दूसरी चीज को ही हम पहली चीज मान लेते हैं। तो यहाँ जो कंपैरिजन होता है मेटाफर के अंदर, वो कंपैरिजन डायरेक्ट होता है। मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है वो डायरेक्ट होता है और सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वह इनडायरेक्ट होता है। यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है सिमिली में और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो अब इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एग्जांपल्स की ओर जाना पड़ेगा। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम सबसे पहले सिमिली के एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हमारे सोल्जर्स हैं और दूसरा लॉयन। अब ये देखिए कि इन दोनों के बीच में कहाँ समानता हो रही है, इन दोनों में कहाँ तुलना हो रही है। तुलना तो कर रहे हैं लेकिन तुलना हो नहीं सकती, क्योंकि लॉयन एक वाइल्ड एनिमल है और सोल्जर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन सोल्जर्स और लॉयन के बीच में एक कॉमन पॉइंट आ जाता है। वो कॉमन पॉइंट होता है ब्रेवरी का। वो कॉमन पॉइंट ब्रेवरी का है। हमारे सोल्जर्स इतने ब्रेव हैं जितने की लॉयन, यानी जिस तरीके से लॉयन जो ब्रेव बहादुर होता है और उसी तरीके से हमारे सोल्जर्स भी क्या है? ब्रेव। तो दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है और वो कॉमन पॉइंट है ब्रेवरी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो भी शेर जैसे हैं। शेर नहीं है, शेर जैसे हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर हम मेटाफर में जाएं, मेटाफर में क्या डिफरेंस मैंने कहा था कि जो सिमिली है उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, एक चीज को दूसरे जैसा माना जाता है, और जो मेटाफर है उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें उसी चीज को दूसरी चीज मान लेते हैं, यानी एक चीज दूसरी चीज को व्यक्त करती है।
तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल अगर हम ले, जो यहाँ पे लिया हुआ है सिमिली में, आर सोल्जर्स आर लॉयल, आर सोल्जर्स आर लॉयल, तो यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट कंपैरिजन है कि हमारे सोल्जर्स लॉयल हैं, यानी हमारे सोल्जर्स तो लॉयल है, लॉयल जैसे नहीं है। अगर लॉयल जैसे होते हैं तो हमारे पास ये वर्ड भी आएगा, कंपैरिजन वर्ड भी आएगा, और डिनोटिंग वर्ड कंपैरिजन जो है एज, सो, एज और लाइक, ये हम कहाँ यूज करते हैं, सिमिली में। लेकिन जब मेटाफर की बात करेंगे, वी विल नॉट यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स, वी विल लीव दोज वर्ड्स, I mean to say so, as and like. And second example in simile, second example, here we have second example of simile, her lips are like. Again we have used another denoting words like. And as I told you that if you get anywhere like, so and as, it means simile is there. And if you have not there, if you have not there the words like, so, as and like, it means metaphor is there. तो इस एग्जांपल में भी वही चीज हो रही है, like को यूज कर रखा है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिमिलर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वही वर्ड सेम, लिप्स की कंपैरिजन रेड रोज के साथ हो रही है, तो हमने लिप्स को ही रेड रोज माना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, मेटाफर। और एक और चीज बताई मैंने आपको कि ये वर्ड्स, इनको बड़ा ध्यान से देखना आपने, ये वर्ड्स अगर आएंगे तो सिमिली होगा, और ये वर्ड्स अगर नहीं आएंगे तो मेटाफर होगा। चलिए अब हम हमारा जो थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है उसकी ओर मूव करते हैं, अलिटरेशन। अलिटरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जैसे हम अनुप्रास यूज करते हैं, अनुप्रास, अनुप्रास का अर्थ क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होना, रिपीटिशन। तो जैसे ये कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं सिमिली और मेटाफर, इसी तरीके से 3-4 फिगर ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश के अंदर ऐसे होते हैं जो रिपीटिशन बेस्ड होते हैं। जैसे रिपीटिशन, रिपीटिशन यानी रिपीट होना चाहिए, वर्ड जो आप ले रहे हैं सेंटेंस के अंदर वो आपका रिपीट होना चाहिए। हो सकता है वो 2 बार रिपीट हो सकता है वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो सकता है वो स्मॉल ब्रेक के साथ रिपीट हो। अब देखिए हम इसको डेफिनेशन कैसे हो सकती है इसकी, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। इट ऑकर्स व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड। क्या कहता है कि अलिटरेशन तब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड्स, कौन से साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स, ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड के ऊपर रिपीटेशन होगी। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड, रिपीट होते हैं वो साउंड कॉन्सोनेंट की, इन द वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर, which are located next to each other। और जो कहाँ लोकेट होते हैं, वो वर्ड्स कहाँ लोकेट होते हैं, वो वर्ड्स लोकेट होते हैं एक दूसरे के पास में, यानी क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो वहां हम क्या कहेंगे, अलिटरेशन, वहां हमारा अलिटरेशन होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, अलिटरेशन को आप कैसे पहचानोगे कि अलिटरेशन है। देखिए एक सेंटेंस हमने लिया है, सी सेल्स the seashells by the seashore। अब रिपीटिशन हो रही है, एक लेटर की रिपीटिशन हो रही है और उस लेटर का नाम है एस, एस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर्स एस, एस, और दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ फिर बीच में टी आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल ब्रेक के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन ये भी एस है। यहाँ फिर दोबारा स्मॉल ब्रेक के साथ आ गया है एस। तो यहाँ पर ये रिपीटिशन कंटिन्यू भी हो सकती है या स्मॉल ब्रेक्स के साथ भी हो सकती है, बीच में कोई और लेटर की साउंड भी आ सकती है। सेम लेटर 2 बार हो सकता है, बीच में कोई दूसरा आ जाए, डिफरेंट लेटर आ जाए, फिर दोबारा से सेम लेटर रिपीट हो गया, जैसे सी, 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 फिर बीच में दूसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया, और ये फिर से सी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस अलिटरेशन। लास्ट एग्जांपल देखते हैं एक बार, इसमें भी W से स्टार्ट हो रही है, वीक पढ़ देते हैं एक बार। द वीक वुमन फ्रॉम द वेस्ट वॉज अरेस्टेड। देखिए यहाँ पर W दोनों रिपीट हो रहे हैं, 2 वर्ड्स जो हैं क्लोजली प्लेस्ड हैं, बिल्कुल लोकेटेड हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। उसके बाद थोड़ा ब्रेक आ गया है बीच में यहाँ, उसके बाद ब्रेक के बाद फिर से वेस्ट वॉज,
ये फिर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ फिर से रिपीटिशन हो रही है सेम लेटर्स की, और सेम लेटर क्या है वो कॉन्सोनेंट, 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 कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 फिगर ऑफ स्पीचेस को डिस्कस किया, सिमिली को, मेटाफर को और एलिट्रेशन को। सिमिली और मेटाफर जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। सिमिली के अंदर कुछ डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, सो, एज और लाइक, लेकिन मेटाफर के अंदर जब कंपेयर करते हैं ऐसे वर्ड्स नहीं होते, ऐसे वर्ड्स को देखने को नहीं मिलेगा आपको। दूसरी चीज क्या बताई थी कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है सिमिली में, और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। उसके बाद हम अलिट्रेशन पे आ गए। अलिट्रेशन बेस्ड होता है रिपीटिशन पे। रिपीटिशन किस चीज की होती है? रिपीटिशन होती है साउंड्स की। जो रिपीटिशन होती है वो साउंड्स की होती है। कौन सी साउंड्स रिपीट होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड्स। हो सकता है वो नेक्स्ट टू ईच अदर हो, या वो छोटा सा ब्रेक लेकर के आ जाए, जैसे इसमें लगातार है, कंटिन्यू है, लेकिन बीच में फिर थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, लेकिन हम कहेंगे इसको अलिट्रेशन। तो आज की वीडियो में हम इन 3 को ही करेंगे। आगे की जो फिगर ऑफ स्पीच बचते हैं, वी शैल डू दोज फिगर ऑफ स्पीचेस इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope this video will help you a lot while you counterface such type of problem during your examination. Thank you watching for this video.